गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं एलन सिटी यूनिवर्सिटी से के श्रीनाथ त्रिपाठी आप लोगों को कुछ एग्रीकल्चर फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर तथा उसके बारे में डिटेल बताएंगे। चलिए तो हम चलते हैं एग्रीकल्चर फाइनेंस से। व्हाट इज़ एग्रीकल्चर फाइनेंस? एग्रीकल्चर फाइनेंस क्या है? एग्रीकल्चर फाइनेंस एज ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स विच डील्स विद एंड फाइनेंशियल resources related to individuals farm unit according to Tandem and Dhondayal 1962। मतलब कि एग्रीकल्चर से संबंधित जो हम कृषि लोन लेते हैं, कृषि आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कृषि से संबंधित जो लोन लिया जाता है उसे एग्रीकल्चर फाइनेंस या कृषि वित्त कहा जाता है। नेक्स्ट है क्रेडिट। मीनिंग उसका क्या है? तो क्रेडिट द वर्ड क्रेडिट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्रेडो विच मीन्स आई बिलीव, हेंस क्रेडिट इज बेस्ड अपॉन बिलीव, confidence, trust and faith। credit is otherwise called as loan। मतलब क्रेडिट जो है वो जो है लैटिन वर्ड से लिया गया है था। इसका मतलब है आई बिलीव, मतलब मेरी आशा या मेरा विश्वास। क्रेडिट लोन इज सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी प्रोवाइडेड फॉर सर्टेन पर्पज ऑन सर्टेन कंडीशंस विद सम इंटरेस्ट विच कैन बी रिपेड सूनर और लेटर। मतलब कि अगर किसी निश्चित समय के लिए, निश्चित अवधि के लिए जो हम किसी कैंडिडेट को, किसी फार्मर को जो लोन प्रोवाइड करते हैं और वो हमें सही समय पर वापस कर दे, उसे हम जिसे क्रेडिट कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्रेडिट नीड इन एग्रीकल्चर। आवर कंट्री इंडिया is an agricultural country. There are many farmers in our country of India who have enough land, but they do not have enough capital to do agriculture in this land, due to which they are not able to use hybrid seeds, cannot arrange good laborers, they are not able to irrigate at the right time, and they are not able to use all the facilities related to agriculture at the right time. That's why agriculture finance is needed is in our country India. The farmer takes an agriculture loan, then he can easily complete all the works and related to agriculture। मतलब हमारे भारत देश में, हमारा भारत देश जो है कृषि प्रधान देश है। इसमें बहुत सारे ऐसे फार्मर हैं जिनके पास पर्याप्त भूमि तो है, लेकिन उसमें कृषि करने के लिए उनके पास पर्याप्त पूंजी नहीं है, जिसके कारण वो हाइब्रिड सीड का यूज़ नहीं कर पाते हैं और सही तरीके के सही समय पर लेबर का यूज़ नहीं कर पाते हैं, पानी की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। और हमारे भारत देश में इसीलिए जो है कृषि वित्त की आवश्यकता है। अगर हमारे भारत देश में कृषि वित्त की व्यवस्था हो जाती है तो कृषि लोन मिल जाता है, तो उससे क्या है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसान अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति, कृषि से रिलेटेड आवश्यकताओं की पूर्ति बड़ी आसानी से ही कर लेता है। नेक्स्ट आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट। ये मैंने पहले पढ़ा दिया है आप लोगों को। क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट अकॉर्डिंग टू टाइम, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। एंड सेकेंड पॉइंट है अकॉर्डिंग टू पर्पस, डायरेक्ट प्रोडक्टिव क्रेडिट, इनडायरेक्ट प्रोडक्टिव क्रेडिट एंड अनप्रोडक्टिव क्रेडिट। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू लिक्विडेटिंग, सेल्फ लिक्विडेटिंग एंड नॉन सेल्फ लिक्विडेटिंग। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। ये पॉइंट पिछले वीडियो में मैंने नहीं बता पाया था आपको। तो अकॉर्डिंग टू सोर्सेस में इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल क्या होता है? इंस्टीट्यूशनल संस्थागत स्रोत और नॉन इंस्टीट्यूशनल गैर संस्थागत स्रोत। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस मीन्स जो किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, जैसे बैंक, निगम और आपका गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें। इसमें कुछ बैंक्स हैं जैसे आरआरबी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वगैरह हैं। ये सब सारी चीज़ें जो हैं इंस्टीट्यूशंस हैं। एंड नॉन इंस्टीट्यूशंस मीन्स मनी लेंडर्स, बिग फार्मर्स एंड ब्रोकर, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ईटीसी। मतलब जो अपने दोस्त यार हैं, साहूकार, बिचौलिए, दलाल, ब्रोकर, अपने रिश्तेदार, ये सब जो हैं नॉन इंस्टीट्यूशंस में आते हैं। अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी बता दिया है आपको, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, जनरल कंडीशंस एंड डिजास्टर कंडीशंस एंड डेवलपमेंट कंडीशंस। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ सीपी एंड आर। सीपीआर प्रिंसिपल में पहले वीडियो में बता चुका हूँ। सी में कैरेक्टर, कैपिटल, कैपेसिटी, कंडीशंस एंड कॉमन सेंस। एंड नेक्स्ट पी प्रिंसिपल ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट में पर्सन, प्रोडक्टिविटी, प्लानिंग, प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, पेमेंट कैपेसिटी, पर्पज यूटिलाइजेशन, प्रॉपर यूटिलाइजेशन एंड फेस डिसबर्समेंट। एंड नेक्स्ट है आर प्रिंसिपल्स ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट, रिटर्न, रिपेमेंट कैपेसिटी एंड रिस्क बेयरिंग एबिलिटी।
नेक्स्ट है कॉजेज़ ऑफ रूरल अडेप्टनेस, मीन्स कि हमारे भारत देश में जो गांव के लोग हैं वो ऋणी क्यों हैं, ग्रामीण ऋणग्रस्तता, गांव के लोग ऋण से क्यों ग्रसित हैं। देयर आर मनी कॉजेज़ ऑफ रूरल अडेप्टनेस आर द एज फॉलोज। जो लोग गांव के लोग जो है गांव ऋण से ग्रसित हैं वो क्यों हैं। फार्मर्स टुक्स मनी टू नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज सच एज रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, मनी लेंडर्स etc. The rate of interest high, money lender and other private agency give loan on securities such as gold and property. Lenders signed the blank paper to the farmers। मतलब कि जो भी फार्मर्स हैं वो किसी बड़े फार्मर से या फ्रेंड से या ब्रोकर से, रिलेटिव से लोन ले लेते हैं तथा इनका रेट जो होता है वो हाई लेवल का होता है, हाई इंटरेस्ट रेट पे पैसे प्रोवाइड करते हैं। और इनके जो है ये प्राइवेट एजेंसी वगैरह जो हैं वो सिक्योरिटी के तौर पे गोल्ड या प्राइवेट प्रॉपर्टी वगैरह कुछ रख लेती हैं, उसके कागज़ वगैरह, तथा ये ब्लैंक कागज़ में साइन भी करवा लेते हैं। इसीलिए ऋणी हैं इन सब कारणों के कारण, क्योंकि हाई अगर वो गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर किसी इंस्टीट्यूशन से लेती हैं तो उसमें इंटरेस्ट रेट कम रहता है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट सोसाइटी इज़ नॉट प्रेजेंट इन रूरल एरियाज, दे डू नॉट नो about different scheme opened by government for farmer. Big farmers misuse the money which is available for the small and marginal farmer. They do not understand the language of government banks and they reach the house before the date and time of installment। मतलब कि गवर्नमेंट सोसाइटी जो है जगह जगह रूरल एरियाज़ में प्रेजेंट नहीं है तथा डिफरेंट टाइप की जो भी स्कीम गवर्नमेंट के थ्रू ओपन हुई है उसके बारे में भी किसानों को पता नहीं है तथा उसमें जो है इसमें सबसे ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं बड़े फार्मर। इसमें प्रॉब्लम हो जाती है स्मॉल फार्मर और मार्जिनल फार्मर को प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि बड़े फार्मर जो होते हैं वो उनको हाई इंटरेस्ट रेट पे पैसे प्रोवाइड कर देते हैं। दे डू नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ गवर्नमेंट बैंक्स। मतलब कि एक तो गवर्नमेंट बैंक्स में ये भी प्रॉब्लम है कि जो लैंग्वेज होती है वो हाई लेवल के लोग आते हैं गवर्नमेंट में, तो उससे क्या होता है उनकी लैंग्वेज को नहीं समझ पाते हैं। देयर इज़ द हाउस बिफोर द डेट एंड टाइम ऑफ इंस्टॉलमेंट, मतलब कि जो बड़े लोग हैं उसमें पहले डेट और टाइम वगैरह इंस्टॉलमेंट का सारी चीज़ें फिक्स कर लेते हैं। नेक्स्ट है रेमेडीज़ टू कंट्रोल इट, मतलब इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। रेमेडीज़ टू कंट्रोल इट, रूरल अडेप्टनेस है जो गाँव के लोग रेडी है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो लाइसेंस प्रोवाइडेड टू द मनी लेंडर सो दे डू नॉट मिसयूज़ द फार्मर। मतलब कि अगर हम लाइसेंस प्रोवाइड कर दें, उसमें क्या होता है लाइसेंस में कि जो बड़े बड़े किसान या साहूकार या जो भी पैसे उधार वगैरह देते हैं उसका लाइसेंस बनता है। लाइसेंस बनने से क्या होता है कि उसका इंटरेस्ट रेट फिक्स हो जाएगा कि इससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं ले सकते हैं। लेकिन उसकी फॉर्मेलिटीज़ भी होती है किसान को, जैसे बैंक में फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है किसी भी ऋणी आदमी को जो ऋण लेता है वो अगर वहाँ से भी किसी कैंडिडेट से वो ऋण लेगा और अगर उसका लाइसेंस है तो उसकी भी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी। डिफरेंट गवर्नमेंट सोसाइटीज़ आर ओपन इन डिस्ट्रिक्ट लेवल सो दे कैन गेट लोन ईजिली। अगर डिफरेंट टाइप के जो गवर्नमेंट सोसाइटीज़ हैं अगर वो जगह जगह इस्टेब्लिशमेंट कर दी जाएँ तो उससे क्या है लोन बड़े आसानी से लोगों को मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट सोसाइटीज़ गिवन लोन एट लिस्ट इंटरेस्ट रेट, कम से कम में जो है उनको लोन प्रोवाइड हो जाएगा। इस ब्लैंक लेवल एंड के फ्री हाइब्रिड सीड एंड अवेलेबल इन द फार्मर्स। ब्लॉक लेवल में जो है के में हाइब्रिड सीड वगैरह अवेलेबल रहते हैं। डिफरेंट स्कीम आर ओपनड फॉर फार्मर्स सच एज KCC किसान कॉल सेंटर, PMFBY इरीगेशन स्कीम आर ओपनड फॉर फार्मर्स। मतलब कि कई प्रकार की स्कीम है जो गवर्नमेंट ने किसानों के हित के लिए बनाया है। किसान कॉल सेंटर, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इरिगेशन स्कीम जो ओपन की है, इससे क्या है कि फार्मर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। नेक्स्ट आते हैं किसान क्रेडिट कार्ड जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो अगस्त 1998 में हुआ था तथा ये जो लोन प्रोवाइड करता है वो 4% इंटरेस्ट रेट पे करता है। KCC डिस्पर्स थ्रू KCC बाई कोऑपरेटिव बैंक्स एंड RRB एंड कमर्शियल बैंक, मतलब कोऑपरेटिव बैंक एंड RRB एंड कमर्शियल बैंक के थ्रू ये लोन वगैरह प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट चलते हैं तकावी लोन। तकावी लोन का है तकावी लोन वाज शॉर्ट टर्म लोन गिवन टू पुअर फार्मर्स टू परचेस सीड फर्टिलाइजर्स इक्विपमेंट्स
and for other agriculture purpose. This was introduced to enhance productivity of crop cultivation and help poor farmers to increase the income. मतलब ये लोन जो है शॉर्ट टर्म लोन के अंतर्गत आता है तथा इसमें जो है परचेस करने के लिए सीड फर्टिलाइजर एंड इक्विपमेंट्स वगैरह खरीदने के लिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी हैं सीड फर्टिलाइजर एंड इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए लोन प्रोवाइड किया जाता है. इवन थ्रू द स्कीम मेजॉरिटी फोकस टू इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग कंडीशन ऑफ पुअर farmers. The benefits were broadly utilized by rich farmers. This is why the scheme was a fail. मतलब ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों के हित के लिए किया गया, लेकिन ये स्कीम सक्सेस नहीं हुई है. और इसको जो इस्टेब्लिशमेंट किया गया है वो इस्टेब्लिशमेंट बाई मोहम्मद आईबीएन तुगलक ने जो है इसको इस्टेब्लिश कराया था, मतलब स्कीम चलाया था उन्होंने. एंड हिस्ट्री ऑफ एडवांस लोन, मतलब कि इसको हम एडवांस लोन भी बोल सकते हैं, जिसमें क्या है कि अगर किसी विनाश काल समय पे या फिर कोई अचानक प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उस समय पे ये किसी संस्था से जो है लोन ले लेते हैं. नेक्स्ट है तकावी लोन. अभी नेक्स्ट ही तकावी लोन ही चल रहा है. तकावी लोन रिक्वायर्ड फॉर स्मॉल फार्मर्स फॉर क्रॉप प्रोडक्शन एंड अदर एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ ऑन स्मॉल इंटरेस्ट. मतलब कम इंटरेस्ट रेट में स्मॉल फार्मर्स को क्रॉप प्रोडक्शन के लिए और एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए लोन प्रोवाइड किया जाता है. इट कैन बी repaired just after harvesting of crop. This is not successful because big farmers misuse this type of loan. Takavi loan started from Mughal period, and this type of loan employees went to farmers before selling in the crop. It can easily get to farmer. मतलब ये हार्वेस्टिंग के पहले, जैसे ही हार्वेस्टिंग होनी होती है उसी समय जो है कैंडिडेट आ जाता है लोन का पैसा लेने के लिए. तथा ये जो है इसका जो बड़े बड़े फार्मर्स है इसका मिसयूज़ कर रहे हैं. और ये जो है मुगल पीरियड से चला रहा था, मुगल पीरियड में चल रहा था तकावी लोन का स्कीम. इन दिस टाइप ऑफ लोन एम्प्लॉयज़ वेंट टू फार्मर्स बिफोर सेलिंग द क्रॉप. मतलब कि ये जो है सेलिंग करने से पहले जो है क्रॉप्स की सेलिंग करने से पहले कोई ना कोई एम्प्लॉय वहाँ पर आ जाता है तथा ये लोन जो है बड़े आसानी तरीके से मिल जाता है. मतलब यह तकावी लोन क्या है? तकावी लोन वही होता है जिसमें कि किसान को अचानक पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो किसी संस्था से जो अचानक पैसा लेता है और तगादा करना, मतलब कि जब कोई बैंक वगैरह होता है जिसका जो एम्प्लॉय जो है हार्वेस्टिंग के पहले जो है उस संस्था किसान के पास पहुंच जाएगा कि मेरा पैसा मुझे रिटर्न करो. नेक्स्ट चलते हैं क्लियरिंग हाउस. क्लियरिंग हाउस इज़ ए स्मॉल केबिन विच इन प्रेजेंट इन RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. मतलब कि क्लियरिंग हाउस जो है इसका एक छोटा सा केबिन बना हुआ है RBI में. एंड क्लियरिंग हाउस क्लियर द ऑल चेक्स एंड DD विच कम्स फ्रॉम डिफरेंट बैंक्स. मतलब जैसे क्लियरिंग हाउस में जो है चेक DD और विड्रॉल वगैरह इन सब चीज़ों को जो है चेंज किया जाता है. इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर फास्ट मनी ट्रांजेक्शन. तो ये फास्ट मनी ट्रांजेक्शन करता है, मनी को बहुत स्पीड से ट्रांजेक्शन वगैरह करता है. क्लियरिंग हाउस इज सेफ बिकॉज मनी कैन ट्रांसफ़र फ्रॉम बैंक्स टू क्लियरिंग थ्रू चेक्स एंड डिमांड ड्राफ्ट. मतलब क्लियरिंग हाउस से जो है अपना पैसा काफ़ी ज़्यादा सेव रहता है, ठीक है. और चेक और डिमांड ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग जो है पैसे को ट्रांसफ़र वगैरह करने में इजी तरीके से कर देते हैं. नेक्स्ट चलते हैं हम हिस्ट्री ऑफ बैंक. हिस्ट्री ऑफ बैंक में आते हैं. द इंडिया फर्स्ट बैंक द बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 एंड क्लोज दिस बैंक 1832. मतलब इंडिया का सबसे पहला बैंक है जो उसका नाम है द बैंक ऑफ हिंदुस्तान. कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है ये. द बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी तथा यह बैंक जो 1832 में क्लोज हो गया था. और जो एक विदेशी व्यक्ति था अलेक्जेंडर एंड कंपनी के नाम से, उसने जो है 3 बैंकों को और इस्टेब्लिश किया. द बैंक ऑफ बंगाल एंड द बैंक ऑफ बम्बई एंड द बैंक ऑफ मद्रास. 1806 में, 1840 में, 1843 में इन तीनों बैंकों को इस्टेब्लिश किया. फिर दीज 3 प्रेसिडेंसी बैंक वेयर क्रिएटेड टू फॉरेन इंडिविजुअल्स to solve the problem of economic crisis arising in the World War. An international currency conference was held in Brussels in 1920. मतलब ये जो 3 बैंक हैं इन तीनों बैंक को प्रेसिडेंसी बैंक भी कहा गया है. तथा जब आर्थिक संकट चला था प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत, उस समय जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कॉन्फ्रेंस जो है इंटरनेशनल करेंसी कॉन्फ्रेंस ब्रुसेल्स में जो हुआ था 1920 में, उस समय ये जो है सजेस्ट किया गया कि एक RBI बैंक को इस्टेब्लिश किया जाए. इन विच द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सेंट्रल बैंक वाज सजेस्टेड.
Based on this suggestions, the Imperial Bank of India was established in 1921. जब ये सजेशन दिया गया कि एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए, तो इन तीनों बैंकों को मिला दिया गया। इन तीनों बैंकों को मिला के बनाया गया क्या? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कब बनाया गया? 1921 में। बाय मर्जिंग दीज थ्री बैंक्स again in 1926 the Hilton Young Commission and 1931 the Central Bank Inquiry Commission again gave suggestion for RBI। मतलब 1926 में हिल्टन यंग आयोग तथा 1931 में सेंट्रल बैंक इंक्वायरी कमीशन ने फिर से सजेशन दिया कि एक आरबीआई बैंक होना चाहिए। द आरबीआई एक्ट वाज पास्ड 1934। आरबीआई एक्ट जो पास हुआ वह 1934 में हुआ तथा 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई अपना वर्क करने लगा। आरबीआई स्टार्टेड इट्स वर्क एज अ सेंट्रल बैंक ऑफ the country. The establishment of this bank has contributed significantly to the development and improvement of Indian banking। मतलब 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई ने अपना स्थान स्टार्ट कर दिया अपना वर्क, और तथा अब इस्टेब्लिशमेंट के बाद बैंक ने जो है काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस खोल दी हैं, जिससे बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है। और जितनी भी जनसंख्या है उसके अकॉर्डिंग आरबीआई जो है ब्रांचेस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है। तथा एक चीज़ इसमें और था कि जो 3 बैंकों को मिक्स्ड कर दिया गया, मर्ज करने के बाद 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश किया गया। उसका नाम चेंज कर दिया गया 1 जुलाई 1955 में। 1 जुलाई 1955 में इसका नाम रखा गया एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो एसबीआई का पुराना नाम क्या है? आईबीआई, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।